हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो सेल बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल, जिसमें सारा काम होता है। ठीक है, सारे फंक्शन परफॉर्म करती है बेसिक यूनिट, उसको हम कह रहे हैं सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से। अब वो सेल एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। ठीक है, एक हुई तो उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारी हुई तो मल्टी सेलुलर। कैरी आउट ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेसेस। अब सेल क्या करती है? सारे के सारे जो भी फंक्शंस होते हैं उसको करेगी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब किसकी हेल्प से हो रहा है? सेल की हेल्प से। थ्रू डाइवर्स ऑल सेल्स हैव कॉमन बेसिक प्लान एंड केमिकल कंपोजिशन। माना सारे फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, मतलब सेल, कोई सेल मेटाबॉलिज्म में काम कर रही है, कोई ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है, कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबका सेम है। सो सेल की थ्योरी किसने दी? सबसे पहले सेल को इंट्रोड्यूस किसने किया, उसकी थ्योरी किसने दी? ठीक है, आर हुक ने 1665 में कॉइन किया था कि टर्म कोई सेल सेल को सेल टर्म दी थी। ठीक है, और स्केल्डी ने 1838 में ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल थ्योरी दी थी। और सक्वान ने 1839 में ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो स्केल्डियन एंड सक्वान की पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ने बताया था, एक ने प्लांट में बताया था और एक ने एनिमल में बताया था। और 1855 में विर्चो ने दिया था ओमनी सेलुला ए सेलुला। मतलब क्या इसका? एवरी सेल कंप्राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने ये कहा था कि जो भी सेल नहीं बन रही है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है, जैसे रिप्रोडक्शन करके, ग्रोथ करके, जो भी सेल्स है हमारी वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल ही, तो वो कहाँ से बना है? किसी प्री एग्जिस्टिंग से। ये किसने कहा था? विर्चाओ ने 1855 में। अब जो हम मानते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, ये तो सारी सेल थ्योरीज अलग अलग ने दी थी। अब जो हम मानते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या है वो सेल थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हमें पता है, ठीक है, हमने चीज़ पढ़ी कि एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी पता है हमें। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी में आता है। ठीक है, सेल कंटेन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। सेल के पास क्या होती है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर कोई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है तो वो अपना इन्फॉर्मेशन जो भी उसका है वो सब अगली जनरेशन में पास कर रही है। ठीक है, सेल कंटेन हेरिडिटी, जैसे जो क्या हमारा डीएनए के थ्रू क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सेल्स आ रही है वो क्या कर रही है? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को अपने साथ लेके आ रही है। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। एनर्जी फ्लो विद इन अक्कर विद इन सेल, सेल के बीच में क्या होता है? एनर्जी फ्लो भी होता है। ऑल सेल हैव सिमिलर बेसिक केमिकल कंपोजिशन, सबका क्या है? सेम बेसिक क्या है? केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसके बाद हम करते हैं कि दो टाइप की हमारी सेल्स हम पढ़ते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है? यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में है ट्रू न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक में है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? उसके कोई भी पास सेल वॉल नहीं है, वो एक अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो हम उसको क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑर्गेनली फंक्शनली, मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस, तो उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में क्या एब्सेंट है? देखो, डीएनए तो है, न्यूक्लियोइड तो है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। एंड यूकैरियोटिक में क्या है? प्रेजेंट है। डीएनए क्या है? प्रोकैरियोटिक में सेलुलर है, और यूकैरियोटिक में हमारा क्या है? लीनियर है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है? एब्सेंट है। जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो कोई मेम्ब्रेन उसके ऊपर बाउंड नहीं, मतलब अलग से नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई सी हैं। यूकैरियोटिक में क्या है? प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसकी अलग से मेम्ब्रेन है। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है? 70S और 80S है, मतलब उसकी सब सेडिमेंटेशन यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक्स में क्या है? वो 70S है, उसमें क्या है? 80S है। सेल का साइज क्या है? प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर है, यूकैरियोटिक में लार्जर है। सेल डिवीजन कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिजन से होता है नॉर्मली, और यूकैरियोटिक में पर्टिकुलर सेल साइकिल्स चल रही है, जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हमारा क्या हो गया? बैक्टीरिया, आर्के, जिसमें जैसे कि हमने पढ़ा है बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन हो सकता है, 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में। ओके, ये सेल के स्ट्रक्चर है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है?
बाहर क्या है, सेल वॉल है, फिर उससे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास क्या है, पिलाई भी है। पिलाई से क्या हो सकता है, वो मूव में हेल्प करेगी। 70s राइबोसोम है, फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोइड है जिसमें क्या है, डीएनए। ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में क्या है, सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यूकैरियोटिक में देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑर्गेनेल से वाला। ठीक है। राइबोसोम भी 2 एटीएस है, एससीआर भी प्रेजेंट है, आरईआर भी प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये सब कुछ किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। सो अब जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे सेल्स में, जो भी प्रेजेंट है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर हुई, वो क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। देखो सेल में हमारी सेल वॉल नहीं है। कौन सी सेल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे जो कॉमन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टिव मटेरियल को क्या करती है, मतलब कुछ मटेरियल्स को पास होने देती है अपने अंदर। सेल के अंदर वो आ सकते हैं, सेल के बाहर वो जा सकते हैं, लेकिन कुछ और सभी को नहीं। मतलब सारे ये नहीं कि सेल है तो बाहर का मटेरियल भी अंदर सेल में जा रहा है, सेल से भी बाहर जा रहा है। कुछ जो अंदर रिक्वायरमेंट है सेल्स की, वो क्या होगी, अंदर जाएंगे, या जिसकी भी अंदर कंसंट्रेशन कम होगी किसी चीज़ की, तो वो क्या होगा, बाहर से अंदर सेल में आ जाएगा। ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, सेल के अंदर से बाहर जा सकता है कुछ सब्सटेंस। ओके। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब बनी किससे होती है ये, फॉस्फोलिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट। 4 चीज़ों की मिलके बनी है, 4 कंपोनेंट्स की। फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए भी हम एक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए भी, क्योंकि उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था ये मॉडल। मतलब उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप से होती है। क्या होती है, देखो इसमें सबसे पहले क्या था, फॉस्फोलिपिड। तो जो फॉस्फोलिपिड की है वो बाई लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट होगी विद प्रोटीन। अब क्या उसके अंदर, फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स एम्बेडेड। ठीक है। अब प्रोटीन 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो बाहर हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, या पूरा अंदर से बाहर तक होएगा, उसको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। और साथ में देखो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, और साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की चैन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। मेम्ब्रेन इज फ्लूइड एंड डायनेमिक। ठीक है। फ्लूडी मेम्ब्रेन है और डायनेमिक है। प्रोटीन मूव लेटरली। प्रोटीन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंस का, सेल सिग्नलिंग और रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, सेल की एडहेशन में हेल्प करती है, कि कई बार सेल सेल एडहेशन करके ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको सेल एडहेशन में हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ आयन ग्रेडियंट, मेंटेन रखेगी आयन ग्रेडियंट्स, मतलब कोई आयन अगर अंदर इंक्रीज हो गया तो उसको बाहर करेगी, बाहर ज़्यादा हो गया तो अंदर, इस टाइप से। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों भी क्या परफॉर्म करी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट थी, उसके अंदर आते क्या मिला हमें, साइटोप्लाज्म मिला। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, रीजन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। उन दोनों के बीच के रीजन को क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसोल, लिक्विड जैसा मटेरियल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोसोल। और क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। और क्या है, साइज ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ परफॉर्म हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे कि ग्लूकोजन जो हमारा बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोसेस कहाँ चल रहा है, साइटोसोल के अंदर। अब जो साइटोसोल है उसमें 3 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है। साइटोसोल हो गया एक्वस पार्ट, ऑर्गेनेल्स होगी, और इंक्लूजन में क्या होगी, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई चीज़ों का स्टोरेज भी हम हमारा क्या हो रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब क्या क्या फंक्शन है, मीडियम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन करने के लिए मीडियम यूज दे रहा है वो कौन, साइटोप्लाज्म। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कर रहा है। सेल की शेप और ऑर्गेनाइजेशन, देखो अगर सेल की अगर अंदर कुछ होएगा ही नहीं तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो सेल की शेप और ऑर्गेनाइजेशन को भी कौन बैलेंस रख रहा है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद है न्यूक्लियस, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, कंट्रोल करती है सेंटर ऑफ सेल, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को आगे पास करता है। और क्या काम है न्यूक्लियस का, रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, सेल डिवीजन को। ठीक है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब कोई भी जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, कोई भी जीन क्या बनाएगा, वो सब कौन कर रही है, रेगुलेट, न्यूक्लियस। साउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, अभी ये क्या है, इसके साउंडेड क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रू न्यूक्लियस।
अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियस एनवेलप जिसको हम डबल मेम्ब्रेन है, अंदर है न्यूक्लियर पोर है, और ये क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या क्या काम है, स्टोरेज और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है और राइबोसोम की असेंबली कर रहा है। तो सारा जीन एक्सप्रेशन का काम कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियोलस में। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है कौन, राइबोसोम्स। किस किस से बने, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, दो चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा है कि 70s होती है और यूकैरियोटिक में 80s। अब 70s क्या होगा, ये दो यूनिट से मिलके बनी होती है। 70s को हम क्या कहते हैं, 50s और 30s से मिलके बनी है, और यूकैरियोटिक में 60s प्लस 40s से। इन दोनों को प्लस करने पे नहीं आएगा, जस्ट दो डिफरेंट यूनिट है, उनको नाम दिया गया 30 और 50, और वो दोनों जब मिलके एक बन जाती है उसको कह रहे हैं हम 70s, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। अब क्या हो सकता है, या तो फ्री राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम्स जो क्या है, या तो फ्री हो सकते हैं या बाउंड फॉर्म में हो सकते हैं। जो फ्री वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, साइटोसोल, प्रोटीन फॉर साइटोसोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिज्म के लिए, ठीक है। और जो बाउंड वाले हैं वो क्या है, सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, मेम्ब्रेन और लाइसोसोम प्रोटीन के लिए। एस वैल्यू के मैंने बताया था कि एस किसके लिए यूज हो रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करनी है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप से हो सकती है, आरईआर और एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहले इसका काम क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन के नेटवर्क से बनी होती है ईआर, ठीक है। कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर एनवेलप, एंड न्यूक्लियर एनवेलप जहाँ पे खत्म हो रही है वही क्या हो रही है, कंटिन्यू होकर क्या बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप से हो सकती है, आरईआर, एसईआर। डिफरेंस क्या है, आरईआर के ऊपर क्या होंगे, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम एक तो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में है, और साथ में आरईआर के ऊपर, सॉरी, ईआर के ऊपर अटैच है। जिस ईआर के ऊपर अटैच है उसको हम क्या कह रहे हैं, आरईआर, ठीक है। और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है, नहीं है, तो उसको क्या करें, एससीआर, स्मूथ। और क्या काम है इसका, सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो आरईआर वो क्या करिए, सेक्रेटरी और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को सिंथेसिस करिए, और जो एससीआर है वो क्या करिए, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करिए, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करिए। और आरईआर क्या, इनिशियल प्रोटीन फोल्डिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करती है। मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग जहाँ से स्टार्ट है, प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है आरईआर से। और एससीआर क्या करिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल्स। उसके बाद और क्या प्रेजेंट है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसको हम पावर हाउस भी सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो करता है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है। जो क्या करता है, एटीपी क्या होता है, हमारे एनर्जी के रूप में यूज होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि एनर्जी कहाँ से बन रही है सेल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी हमारा डबल मेम्ब्रेन था, ये भी हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर में, इनर मेम्ब्रेन तो क्या करिए, फॉर्म, मतलब इनर मेम्ब्रेन क्या करिए, फोल्ड होकर क्रिस्टाई फॉर्म के स्ट्रक्चर बना रही है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सीधी है, ठीक है। साइट ऑफ टीसीए साइकिल, वहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा था, हमारा ग्लाइकोलिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलिए, टीसीए, जिसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन चलिए। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या है, खुद का इसके पास डीएनए है, खुद का इसके पास राइबोसोम है, मतलब सेल की तरह इसके अंदर भी क्या है, एनवायरनमेंट है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर खुद अपना डीएनए भी ले रही है और खुद ही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक्स, मतलब अलग अलग क्या हो रही है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, क्रिस्टेना बोल रहे हैं उसको, वो उनका स्टैक, वो एक लाइन में लगी हुई है, उसको हम क्या करें, गोल्गी एपरेटस। मॉडिफाई सोर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड फोल्डिंग, प्रोटीन की पैकेजिंग और फोल्डिंग में हेल्प करती है, ठीक है। सिस फेज क्या है, एक क्या है इसका सिस फेज, एक क्या है इसका ट्रांस फेज, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो सिस फेज हो गया, न्यूक्लियस के साइड जो फेज है, और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस फेज। सिस फेज का क्या काम है, रिसीविंग करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब कि प्रोटीन की रिसीविंग करेंगी, और फिर ट्रांस फेज से क्या करेंगी, शिपिंग, टारगेट्स की साइड मूव करवा देगी। फंक्शन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन, मॉडिफिकेशन, और क्या है, सोर्टिंग और पैकेजिंग में हेल्प करिए, लाइसोम के फॉर्मेशन करिए, और क्या फोर्थ क्या है, सेक्रेशन का काम करिए, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अब नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन के फिलामेंट का नेटवर्क, जो किस चीज़ में हेल्प करें, शेप में, मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट में। अब इसमें क्या 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 टाइप हो सकता है साइटोस्केलेटन के, माइक्रो फ्रेगमेंट,
सॉरी माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोफिलामेंट है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन, उसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट में, साइटोकाइनेसिस में और कॉन्ट्रैक्शन में। इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो क्या है, उसमें कौन सा प्रोटीन है, कैरेटीन, उसका काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड है हमारा माइक्रोट्यूबुल, उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्यूबलिन, वो किसमें क्या क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का, स्पिंडल का और सीलिया और फ्लैजिला बनाने में, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेलिज है जैसे कि सेंट्रीसोम हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है विद एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब जो भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको ऑटोफैगी में हेल्प करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जो भी जैसे सेल के पास अगर वो काम करिए मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी आएंगे तो उसका डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा क्या है, पेरोक्सिसोम्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज को कैरी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं फैटी एसिड को, H2O2 को कन्वर्ट करते हैं, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करें पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ये क्या करते हैं, मेन एमटीओसी प्रोटीन्स है ये, ठीक है, एससीआर ऑफ सेंट्रियोल, गोल्गी सेंट्रियोल्स में बनाने में काम करें। ट्रिप्लेट सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, 9+O में प्रेजेंट है। और क्या स्ट्रक्चर हमारा, सीलिया और फ्लैजिला है, मोटाइल फॉर्म, मतलब सेल को मोटाइलेशन के लिए सीलिया और फ्लैजिला चाहिए, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, डाइनिन प्रोटीन की हेल्प से। तो ये सब क्या है, सेल की ऑर्गेनेलिज है। अब क्या एक बार याद कर लो, आर हमारा क्या काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का कर रहा है, एससीआर का कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस का और डिटॉक्सिफिकेशन का, गोल्गी का कर रहा है, मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग कर रहा है प्रोटीन की, लाइसोसोम क्या कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, पेरोक्सिसोम क्या कर रहा है, कैटालिसिस बनाने में हेल्प कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, सेंट्रियोल और मोटाइल सीलियम, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनेलिज हैं सेल में जो प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।